जेनेटिक्स या इनहेरिटेंस के जो टॉपिक्स रखे गए हैं उनमें से जैसे अगर आपके पास यकीनन जैसे ये मौजूद है सिलेबस, तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आप जरा उसमें देखेंगे तो स्टूडेंट पूछ रहे थे कौन सी टॉपिक है या नहीं है। तो मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें ग्रेगर जॉन मेंडल एंड हिज वर्क, हमने यहाँ पे बिल्कुल वर्ड बाय वर्ड इसको डिस्कस किया है। मेंडल्स एक्सपेरिमेंट, मेंडल का एक्सपेरिमेंट जैसे पी प्लांट पे था, आपको पता है कि मेंडल ने किस तरह से जो एक्सपेरिमेंट किया, इसमें इतनी ज्यादा डिटेल की तरह या जो ऐसे के लॉजिकल क्वेश्चन इस सेक्शन में नहीं है। नंबर 3, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेड, सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंगली हमने जैसे 7 कंट्रास्टिंग ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक है, उनका कोई भी आप क्रॉस कर लें, जैसे लॉ ऑफ जैसे सैग्रीगेशन होता है उसमें अगर इनको पुट करेंगे तो मीन्स जैसे फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आता है F2 जनरेशन में, और जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आता है। सिंगल ट्रेड इनहेरिटेंस, मेंडल्स प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे उसमें लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, किस तरह से उसने लॉज डिवाइस किए या उनको जैसे ये ऐसा ऐसा उन्होंने कहा कि ये फलां ला है फलां ला है, किस तरह से उन्होंने लॉ फार्मूलेट किए उसके एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंगली, तो वो प्रोसेस बताया गया। इसमें जैसे अलग या सेपरेट क्वेश्चन कहें वो तो इसमें इतना नहीं है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जैसे एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। उसके बाद स्कोप ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इन वेरिएशन, ये हेडिंग भी हमने एनटीबी के सिलेबस में हमने डिस्कस की है स्कोप के हवाले से। स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी रेलेवेंट टू द जेनेटिक्स, इसका एक जैसे आज हम आपको दे रहे हैं कि किस तरह से प्रोबेबिलिटी जो डिफाइन की जाती है, जैसे 3/4, 1/4, 1/1, इसका मतलब क्या होता है। तो ये तो एक सिंपल बेसिक सी चीजें, और फर्दर मोर इसकी जो आपको एक इमेज की सूरत में जैसे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज है मल्टीपल अलील्स। स्टूडेंट कहते हैं कि ब्लड ग्रुप नहीं है, मल्टीपल अलील जब हेडिंग मौजूद है तो उसका एक एग्जाम्पल ब्लड ग्रुप है जिसकी क्रॉसेस हैं। बजाहिर तो इसमें नजर नहीं आ रहे कि इसमें जैसे ब्लड ग्रुप दिए गए हैं, बट मल्टीपल अलील का एग्जाम्पल तो है ना, जस्ट ऐसे तो नहीं है जैसे 2 लाइन डेफिनेशन आप मल्टीपल अलील की याद कर लें और आपकी जेनेटिक्स का सेक्शन हल हो गया। तो यकीनन उसके लिए जो है आप एक एग्जाम्पल भी लेंगे, तो एग्जाम्पल उसका जो है ब्लड ग्रुप्स हैं, एबीओ ब्लड ग्रुप है। जैसे हमने डेफिनेशन वाइज सिंगल लाइन डेफिनेशन मौजूद है, अ जीन फॉर अ ट्रेट हैविंग 3 और मोर एलेलिक फॉर्म इज कॉल्ड मल्टीपल अलील। तो ऐसे तो डेफिनेशन आप बता सकते हैं, मल्टीपल अलील हो गया, बस सो जाए। इंटीटेस्ट के लिए कोई भी हार्ड वर्क ना करें, इस एबीओ सिस्टम मल्टीपल अलील इस तरह से नहीं है, इसमें ब्लड ग्रुप्स मौजूद हैं, वेरियस कॉम्बिनेशंस वगैरह आ सकती हैं। तो उसके बाद नंबर 3 जैसे जीन लिंकेजेस एंड क्रॉसिंग ओवर, आज जैसे अभी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे यही करेंगे, जीन लिंकेजेस एंड क्रॉसिंग ओवर, और कल जैसे सेक्स लिंकेजेस एंड ड्रोसोफिला, और नेक्स्ट डे या उसी दिन जैसे सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन बीइंग और हीमोफिलिया का एग्जाम्पल लेंगे। तो ये सिलेबस है, और इस सिलेबस के हवाले से जैसे आप देखें जेनेटिक्स में और मजीद आसानी हो गई है। वो आसानी ये हो गई है कि सिलेबस के अंदर इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस का सेक्शन नहीं है। जैसे स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम कंफ्यूज हो गए क्या पढ़े ना पढ़े, तो ये टॉपिक्स जो सिलेबस में दी गई यही होंगे, यही हम टेस्ट में रखेंगे, और आगे भी टेस्ट में यही सवाल आएंगे, इन्हीं टॉपिक्स में आएंगे। तो इनसे कोई हटके कोई नई चीज नहीं आएगी, जो आपने पढ़ा हुआ है आप उससे जो है अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि हमने ये चीजें पढ़ी हुई है। सिलेबस चाहे जो भी हो, कम हो ज्यादा हो, बट आपने तो पढ़ी है, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी तरह से वन स्लोली एंड ग्रेजुअली हमने यहाँ पे जैसे आपके साथ जैसे हम यहाँ जैसे नॉलेज भी शेयर करें इस वेले से टेस्ट जो है वो भी कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसमें जो भी हर टॉपिक होगा उसकी जो है एक से ज्यादा जिस तरह से क्वेश्चन हम करते हैं तो उसकी टेक्निक हमें आ ही जाती है वक्त के साथ। जैसे सिलेबस चेंज होता है ऐसे नहीं है कि आज इसी सिलेबस चेंज हुआ है या कुछ अपडेट आई है तो कल कहेंगे ये सारे टॉपिक हमें बस समझ में आ जाए याद हो जाए, इस तरह से नहीं होता है। डेली बेसिस पे जो यहाँ पे लर्निंग होती है उसी को आप फॉलो करें और टेस्ट को फॉलो करें, आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें डेवलप होंगी। ठीक है, जैसे कोई न्यू पर्सन जैसे अगर गाड़ी सीखना चाहे एक दिन जो है गाड़ी की सारी ट्रिक्स नहीं आती है, रोड पे चलते हैं जाहिर है डिफरेंट सिचुएशंस होती हैं तो उसमें आहिस्ता आहिस्ता सीखा जाता है कई। तो इसी तरह से आज जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे ये जैसे जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर का एक जिसमें ड्रोसोफिला का एग्जाम्पल लेंगे और इसको फिनोमेना को समझने की कोशिश करेंगे कि जीन लिंकेजेस एंड क्रॉसिंग ओवर क्या है। जैसे लिंकेज लफ्ज की मीनिंग जैसे केमिस्ट्री या हमें पढ़ा होगा जैसे बॉन्डिंग, मिलना, जोड़ना, जोड़ के रखना,
दैट इज कॉल्ड द लिंकेज। उसमें जैसे ऐसे वर्ड्स आप बनते हैं, तो जीन लिंकेजेस, जैसे आपको पता है कि शुरू में इवन फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जहान मेंडल, उसको भी नहीं पता था कि जीन्स क्या होते हैं, उनकी नेचर क्या होती है। बाद में जैसे आपको पता है 1901 के अंदर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई, तो उसके बाद पता चला कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। जीन्स का बिहेवियर कंपेयर किया गया था क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर के हवाले से। तो इसी तरह से बाद में पता चला कि जिस तरह से जीन क्या होते हैं, किस तरह से इनहेरिट होते हैं। तो ऐसा ऐसा जैसे डिस्कवरीज आगे होती गई, बिकॉज मेंडल को इतनी नॉलेज नहीं थी जीन्स के बारे में, तो जैसे ऐसा डिस्कवरीज होती है तो न्यू उसमें जैसे फिनोमेना जैसे डिस्कवर हो रहे हैं। तो जैसे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हुआ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट हुआ, तो उसके बाद आप जैसे देखिए नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स आ गई। तो यानी मेंडल की लॉस हर सिचुएशन में, हर ऑर्गेनिज्म में, हर ट्रेट में ओबे नहीं करते हैं, किन में जैसे एक्सेप्शन मौजूद है, तो ये बाद में आई है। इसी तरह से जो है जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, और कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो इंडिपेंडेंट असाइनमेंट ऑफ द जीन्स, जैसे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट ऑफ जीन, उसको फॉलो नहीं करते हैं। कैसे? बिकॉज कुछ क्रोमोसोम पे जो जीन्स होते हैं दे रिमेन लिंक्ड टुगेदर, वेरी क्लोज होते हैं, इतना ज्यादा गैप और स्पेस नहीं होता है। और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो वो दोनों जीन्स साथ क्रोमोसोम में मौजूद होते हैं और साथ इनहेरिट होते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहेंगे जीन लिंकेज कहेंगे। इतना ज्यादा स्पेस और गैप भी नहीं होगा, वेरी क्लोज होंगे, दे आर लोकेटेड वेरी क्लोजली ऑन द क्रोमोसोम, दो जीन्स होंगे क्लोजली लोकेटेड है। और जब भी मींस इनहेरिट होंगे नेक्स्ट जनरेशन में, तो दोनों साथ इनहेरिट होते हैं। इस कंडीशन को, फिनोमेना को हम कहेंगे जीन लिंकेज कहेंगे। जब तक मींस क्रॉसिंग ओवर अगर ना हो, तो क्रॉसिंग ओवर होगी तो जाहिर है इंडिपेंडेंट असाइनमेंट ऑफ जीन्स होता है, जिसकी वजह से आपने देखा है फॉर्म होता है डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर। F1 जनरेशन जो आती है तो उसमें 4 किस्म के गेमिट बनते हैं, वही क्रॉसिंग ओवर होती है, उसे इंडिपेंडेंट असाइनमेंट ऑफ जीन। क्रॉसिंग ओवर के रिजल्ट में ये फिनोमेना 4 किस्म के गेमिट है। अगर जिस तरह से क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, जीन्स रिमेन लिंक्ड ऑन क्रोमोसोम, साथ रहते हैं क्रोमोसोम पे, और साथ ही नेक्स्ट जनरेशन में या इनहेरिट में दोनों जीन्स जो इनहेरिट होंगे, तो इस फिनोमेना को हम कहेंगे जैसे जीन लिंकेज कहेंगे। क्रॉसिंग ओवर होगी तो यकीनन क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट होती है, जिसके रिजल्ट में रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम्स आते हैं, रिकॉम्बिनेंट जीन्स आते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टली जैसे जीन्स होते हैं उनके ऐसे गैमीट्स बनेंगे। तो सबसे पहले जो हमारे एनटीबी की पॉइंट्स हैं हम उनको ही डिस्कस करते जाएंगे। एनटीबी के अंदर क्या है, जैसे आज जो हम एनटीबी पढ़े उस एनटीबी के अंदर इनकी पॉइंट्स क्या है, इनको हम देखते हैं। एनटीबी नेशनल टेक्स्ट बुक, उसकी जो पॉइंट्स को देखते हैं। एन पेज नंबर 165 है, उसमें जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की हेडिंग है, जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर की हेडिंग है। तो मेंडल डिड नॉट नो एनीथिंग अबाउट द फिजिकल नेचर ऑफ द जीन्स आर पार्ट ऑन क्रोमोसोम। तो यानी ये मेंडल को पता ही नहीं था कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम, ये मेंडल को पता नहीं था। बिकॉज नेचर ऑफ क्रोमोसोम वर नॉट इवन डिस्कवर्ड अंटिल द लॉन्ग आफ्टर हिज एक्सपेरिमेंट वर कंक्लूडेड। तो जाहिर है मेंडल ने 1866 के अंदर इसके जो है लास्ट जो फार्मूलेट किए थे रीडिस्कवर हुए 1900 में। उसके बाद मजीद डिस्कवरीज हुई, तो फिर बाद में जाके जैसे जीन्स की नेचर और हर एक ट्रेड के कौन से जीन होते हैं, इस तरह क्रोमोसोम हैज हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ जीन, यानी एक क्रोमोसोम के अंदर हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ द जीन्स हैं। जैसे हमने ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लिया, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, 30,000 से ज्यादा जीन्स हैं। तो जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेम क्रोमोसोम दैट टेंड टू बी इनहेरिटेड टुगेदर इन जेनेटिक क्रॉसेस आर सेड टू बी लिंक्ड जीन्स। हम डायग्राम भी देखते हैं, जब एक क्रोमोसोम्स पे जीन्स वेरी क्लोजली एक दूसरे के साथ जो है करीब होते हैं और उनकी इनहेरिटेंस या नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेंस होती है, वो भी साथ साथ हो दोनों जीन्स की, तो इस कंडीशन को हम कहेंगे जीन लिंकेज कहेंगे, लिंकेज या लिंक्ड जीन्स। ऐसे जीन्स होंगे उन्हें हम कहेंगे लिंक्ड जीन्स, फिनोमेना इसका जीन लिंकेज।
तो इसी तरह से फिनोमेना ऑफ स्टेइंग टुगेदर ऑफ मोर देन वन जीन ऑन द सेम क्रोमोसोम इज कॉल्ड एज जीन लीकेज। डायग्राम आ रही है, तो यानी एक क्रोमोसोम पे दो जीन कि आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग के अंदर 22 पेयर्स जो ऑटोसोम्स होते हैं, 23rd पेयर सेक्स क्रोमोसोम का होता है। सेक्स क्रोमोसोम पे अगर ये जीन्स हो, उनके जरिए इनहेरिट हो, तो उसे हम कहेंगे सेक्स लिंकेज कहेंगे। और ऑटोसोम्स के जरिए अगर कोई जीन इनहेरिट होता है तो उसे हम कहते हैं जैसे ऑटोसोमल लिंकेज। बहुत ही सिंपल से वर्ड्स हैं, आप आहिस्ता आहिस्ता इसको एक्सप्लोर करते जाएं। जैसे एक सिंगल क्रोमोसोम पे दो जीन वेरी क्लोजली रिजाइड करते हैं, वहां पे लोकेटेड है, अगर साथ इनहेरिट हो तो ऐसे जीन्स को कहेंगे लिंक्ड जीन्स। फिनोमेना इज कॉल्ड जीन लिंकेज। अगर ये ऑटोसोम के जीन्स हैं तो उसे हम कहेंगे, और जो साथ ही इनहेरिट होते हैं तो उन्हें हम कहेंगे ऑटोसोमल लिंकेज कहेंगे। वेरी क्लियर है। इफ जीन्स आर लिंक्ड on autosome, their linkage is called the autosomal linkage. Similarly, if they are linked on sex chromosome, the linkage is called as sex linkage. जैसे आपको पता है सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस आपने जैसे पढ़ी है लोअर क्लासेस के अंदर, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। लोअर मींस पुराना एसटीबी, जिसके अंदर आपने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के हवाले से ह्यूमन बीइंग की भी फीचर्स आपने जैसे क्रॉसेस किए हैं, ड्रोसोफिला के भी क्रॉसेस किए हैं, आपको पता होगा। जैसे कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफिलिया है, ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, आपको स्टूडेंट्स को याद है। तो यानी अगर ऐसे जीन्स जो सेक्स क्रोमोसोम के साथ जैसे उनकी इनहेरिटेंस होती है तो उन्हें हम कहेंगे सेक्स लिंकेज। ऑटोसोम्स के जरिए जो इनहेरिटेंस होती है उसे हम कहते हैं ऑटोसोमल लिंकेज। वर्ड से जाहिर है ऑटोसोमल यानी ऑटोसोम्स को रेफर ये वर्ड कर रहा है, सेक्स लिंकेज यानी सेक्स क्रोमोसोम को रेफर कर रहा है। ऑल द लिंक्ड जीन्स, जितने भी लिंक्ड जीन्स हैं फाउंड ऑन द सेम होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ द जीन्स होती है। अगर ये इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ जीन ना हो, डाइहाइब्रिड क्रॉस के अंदर जीन अगर साथ रहे और साथ ही जैसे इनहेरिट हो, गैमीट में भी वो सेम रहे, तो मींस 9:3:1 रेशियो भी वो भी ऑब्जर्व नहीं होगा, रेशियो भी मॉडिफाई हो जाएगा। और इसी तरह से यानी जीन्स जैसे इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ द जीन्स वो भी नहीं होगी। दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे ये जो जीन लिंकेज है इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ जीन्स को ओबे नहीं करती है डाइहाइब्रिड क्रॉसेस के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अब हमें एक नया टर्म जैसे लिंकेज ग्रुप हम समझने की कोशिश करेंगे। लिंकेज ग्रुप के हवाले से नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। लिंकेज ग्रुप, व्हाट इज लिंकेज ग्रुप? तो लिंकेज ग्रुप जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ऑल द लिंक्ड जीन्स, जितने भी लिंक्ड जीन्स हैं फाउंड ऑन द सेम होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे ये क्रोमोसोम है उसमें लिंक्ड जीन नंबर 2, जीन नंबर 3, जीन नंबर 4, जी नंबर 2, जी नंबर 3 वेरी क्लोज है। इन जीन्स ने कलेक्टिवली क्या बनाया है? लिंकेज ग्रुप बनाया। लिंकेज ग्रुप को सिंपल वर्ड्स में कैसे डिफाइन करेंगे? अ सेट ऑफ जीन्स एट डिफरेंट लोसाई, लोकस का प्लूरल है लोसाई, सेट ऑफ डिफरेंट जीन्स एट डिफरेंट लोसाई on the same gene that except for crossing over tend to be inherited together। अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो यानी एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट होती है, तो जाहिर है जीन्स सेम कैरेक्टरिस्टिक के लोकस पे आपको पता है कि एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट करेंगे। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो ये 3 जीन्स का जैसे ग्रुप पड़ा है, ये साथ ही जैसे गैमीट में भी साथ ही जाएंगे और नेक्स्ट जनरेशन में भी इनकी इनहेरिटेंस साथ होती है। तो इस डिफरेंट जैसे जीन्स के सेट को हम कहेंगे लिंकेज ग्रुप। ठीक है, तो इसमें जैसे हमारे टेक्स्ट बुक में ऐसी क्लियर डेफिनेशन या डायग्राम भी नहीं है जिसके जरिए आप समझें। तो यानी अ सेट ऑफ जीन्स, जैसे सेट ऑफ जीन्स हाउ मेनी 1 2 3 जीन्स है एट डिफरेंट लोसाई, जैसे लोकस भी इनकी डिफरेंट है, एक्सेप्ट फॉर क्रॉसिंग ओवर टू बी इनहेरिटेड टुगेदर। क्रॉसिंग ओवर अगर नहीं होती है तो ये तीनों जीन्स गैमीट में जो गैमीट फॉर्मेशन होगी तब भी उस वक्त ये मीन्स सहम जाएंगे और आगे नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट होंगे तब भी साथ साथ होंगे। तो इन जीन्स के ग्रुप को हम कहेंगे लिंकेज ग्रुप कहेंगे। तो इस जीन के ग्रुप को क्या कहेंगे? लिंकेज ग्रुप कहेंगे। तो ये एनटीपी के अंदर सेम वर्डिंग पॉइंट्स जो अभी हमने छोड़ा था बैक पेज में, जो तो मीन्स ऑल द लिंक्ड जीन्स फाउंड ऑन द सेम क्रोमोसोम पेयर of chromosome form a group known as linkage group. So the number of linkage groups
of an organism are equal to the number of homologous pair of chromosome in that organism। ठीक है, जैसे नॉर्मली ये होता है कि हर एक क्रोमोसोम के अंदर एक लिंकेज ग्रुप होता है, हर एक क्रोमोसोम के अंदर एक लिंकेज ग्रुप होता है। तो अगर जैसे देखें कितने पेयर्स हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग में 23 पेयर्स हैं, जैसे आपने फ्रूट फ्लाई के अंदर जैसे 4 पेयर्स देखें, तो सिंपल वर्ड्स में हम कहेंगे जो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा वही उनकी जो है लिंकेज ग्रुप का तादाद होगा। एक एग्जांपल भी दी गई है कि जैसे फॉर एग्जांपल देयर आर लिंकेज ग्रुप्स इन कॉर्न, कितने होंगे, कॉर्न का डिप्लॉइड नंबर 20 है, हैप्लॉइड नंबर 10 है, तो यानी जो जाहिर है कि कितना होगा इनका। इसी तरह से 7 इन गार्डन पी, बिकॉज गार्डन पी के अंदर आपको पता है कि 14 क्रोमोसोम 7 पेयर है, तो लिंकेज ग्रुप कितने होंगे, 7 लिंकेज ग्रुप होंगे। इसी तरह से 4 इन ड्रोसोफिला होंगे, बिकॉज जैसे आपको पता है ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर फ्रूट फ्लाई के अंदर 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम और 8 डिप्लॉइड नंबर है, तो इसका हैप्लॉइड नंबर कितना होगा, हैप्लॉइड नंबर हाफ 4 होता है। तो यानी हर एक क्रोमोसोम के अंदर एक कोई लिंकेज ग्रुप होता है। एक लिंकेज ग्रुप का मतलब ये होता है कि उसके अंदर कुछ जीन्स होंगे वो साथ रहेंगे, और अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो ये नेक्स्ट जनरेशन में भी इनहेरिट भी साथ होंगे। तो इन जीन्स के ग्रुप को हम कहेंगे कि ये जो है जैसे लिंकेज ग्रुप बनाएंगे। लिंक्ड जीन्स फाउंड ऑन द सेम homologous pair of chromosome form a group known as the linkage group. So the number of linkage groups in an organism are equal to the number of homologous pair of chromosome in that groups। तो इसी तरह से यानी सेम लोकस पे जैसे ग्रुप है उन्हें हमें कहेंगे लिंकेज ग्रुप कहेंगे। तो हैप्लॉइड नंबर के हवाले से इनका जो तादाद होता है, जैसे इतने लिंकेज ग्रुप हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं। तो इतनी ही कोई लॉजिकल बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है, टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चन कोई नहीं है, जस्ट एक डेफिनेशन है कि जैसे कुछ क्रोमोसोम होते हैं ये वेरी क्लोजली मौजूद होते हैं, लोकेटेड होते हैं अंदर क्रोमोसोम, और इनकी इनहेरिटेंस भी साथ होती है। अगर क्रॉसिंग ओवर ना हो तो उन्हें हम ग्रुप इन्होंने बना लिया है। तो जितने क्रोमोसोम्स होंगे उनकी डिप्लॉइड का हैप्लॉइड नंबर होगा उतने लिंकेज ग्रुप होंगे। ठीक है, उतने उनके लिंकेज ग्रुप होंगे। ठीक है, ये लिंकेज ग्रुप के बारे में पढ़ा। अब हम थोड़ा सा जैसे नेक्स्ट जो हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग के अंदर ये है, जैसे हम डिस्कस करें जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं, जीन लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। तो अगर हम थोड़ा सा देखें क्रोमोसोम को क्रॉसिंग ओवर किस तरह से होती है, पहले अगर क्रॉसिंग ओवर देखें, फिनोमेना ऑफ क्रॉसिंग ओवर, तो क्रॉसिंग ओवर के अंदर जैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम है, जैसे होमोलॉगस क्रोमोसोम की डेफिनेशन आपने पढ़ी है कि सेंट्रोमियर की लोकेशन सेम होती है, लेंथ भी सेम, और जो जीन्स होंगे वो भी मीन्स सेम होंगे, एक पेरेंट मैटरनल होंगे और दूसरे पैटर्नल होंगे, तो एक दूसरे के करीब आएंगे, जिससे पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम होता है, जिसे हम कहेंगे सिनेप्सिस कहेंगे। सिनेप्सिस के बाद जो एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट होती है, जैसे वही सेम पार्ट जो है, अगर जैसे ये ब्लू कलर रेड को दे दे और रेड कलर के जीन्स जो है ब्लू में आ जाए, जैसे ये देखें जैसे क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जैसे ये पार्ट जो ब्लू क्रोमोसोम के अंदर रेड का पार्ट आ गया और रेड क्रोमोसोम के अंदर ये ब्लू का पार्ट आ गया, तो एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट होती है, जिसे हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर। एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं जिसे हम कहेंगे क्याज्मा कहते हैं, जैसे सेल डिवीजन में ये हेडिंग्स आपने पढ़ी होंगी। तो यानी जब रिकॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम, यानी ऐसे क्रोमोसोम बनेंगे रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। तो आप जैसे देखें एक्सचेंज क्रोमोसोमल के पार्ट्स के जो होते हैं वो कौन से पार्ट होते हैं, तो आप देखें इसमें क्या है, जैसे ये देखें ये दोनों नॉन क्रॉस ओवर है, ये भी नॉन क्रॉस ओवर है, ये भी नॉन क्रॉस ओवर है, बिकॉज इसका कोई भी पार्ट जो है इनका जो एक्सचेंज नहीं हुआ। अब रिकॉम्बिनेंट कौन से बने, रिकॉम्बिनेंट ये दो बने, बिकॉज इसमें रेड के अंदर ब्लू का पार्ट आ गया, ब्लू के अंदर रेड का पार्ट आ गया, तो ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम कहलाएंगे। और ये जो क्रोमोसोम दोनों एंड पे पड़े इन्होंने एक्सचेंज नहीं किया, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम है। अगर आपको थोड़ा बहुत याद है, जैसे कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल टी स्मॉल टी, या आप जैसे कहें येलो राउंड, जैसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसमें जैसे 4 किस्म के जो गैमीट्स बनते हैं ना, आपको याद है 4 किस्म के गैमीट्स, जैसे कैपिटल वाई कैपिटल आर, जैसे कैपिटल वाई स्मॉल आर, और स्मॉल वाई कैपिटल आर, और देन जो है एक स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो स्मॉल वाई स्मॉल आर जैसे ये पेरेंटल हैं, ये दोनों पेरेंटल हैं, यानी ये नॉन क्रॉस ओवर हैं, जैसे जो उनके पेरेंट्स में थे वही सेम है, बट ये जो है दोनों ये रिकॉम्बिनेंट या नॉन क्रॉस ओवर है। तो ये जो रिकॉम्बिनेंट या नॉन क्रॉस ओवर है, और ये जो है
ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है, यानी जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, तो वही सेम ट्रेट पेरेंट्स वाला उन्होंने रिटेन किया है। तो ये बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर होती है। तो जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो इसमें 4 किस्म के गेमीट्स बनते हैं। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो आपको पता है यही सेम, अगर हम कहें कि इसके अंदर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर अब जो नेक्स्ट गैमीट बने, तो क्रॉसिंग ओवर अगर ना हो तो कौन से क्रोमोसोम बन सकते हैं? कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। जस्ट 2 किस्म के बनेंगे, 4 किस्म के नहीं बनेंगे। जस्ट 2 किस्म के बनेंगे, 4 किस्म के नहीं बनेंगे। 4 किस्म के तब बनते हैं जब उनमें रिकॉम्बिनेशन, एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट, क्रॉसिंग ओवर होगी तो होगी। तो इसके ये हमने नतीजा निकाला कि यानी ये जो है नॉन क्रॉस ओवर है, ये नॉन क्रॉस ओवर है, और ये दो जो है कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, ये जो है क्रॉस ओवर, क्रॉसिंग ओवर वाले जो है गैमीट्स बन सकते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट होती है, उससे हम कहेंगे क्रॉसिंग ओवर कहेंगे। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो हम उसे कहेंगे नॉन क्रॉस ओवर गैमीट। क्रॉसिंग ओवर होती है उसके बाद जो गैमीट्स बनते हैं तो ज्यादा कॉम्बिनेशन होती है, इंडिपेंडेंटली असाइनमेंट ऑफ द जीन्स होती है। 4 किस्म के, जैसे डाइहाइब्रिड किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर 4 किस्म के गैमीट्स बन सकते हैं, 4 किस्म की गैमीट्स बन सकते हैं। तो हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये जीन्स है, फॉर एग्जांपल लिंकेज है, तो 2 जीन्स ऑन अ सिंगल पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम, नो एक्सचेंज अकर्स। अगर एक्सचेंज नहीं होती है तो उनके गैमीट्स क्या बनेंगे? गैमीट इसमें जैसे क्रोमोसोम है ना, कैपिटल ए कैपिटल बी, एक गैमीट बना, और दूसरा गैमीट बना स्मॉल ए स्मॉल बी, यानी 4 गैमीट्स नहीं बनेंगे अगर इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। सेम इसी तरह से जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो आप देखें क्रॉसिंग ओवर होती है तो क्या बन सकता है? जैसे कैपिटल ए कैपिटल बी, इसी तरह से ये स्मॉल ए स्मॉल बी, ये जो नॉन क्रॉस ओवर वाले। बट ये जो कॉम्बिनेशन है जैसे स्मॉल ए कैपिटल बी एंड कैपिटल ए स्मॉल बी, ये क्रॉसिंग ओवर के गैमीट्स हैं। ऐसे सेम सिमिलर जैसे कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, क्रॉसिंग ओवर के गैमीट्स, नॉन क्रॉस वाले गैमीट्स पड़े थे वो इसी तरह से, बिकॉज इन्होंने जैसे एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट्स के पार्ट्स की एक्सचेंज की है। इसमें 4 किस्म के गैमीट, अगर एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो 2 किस्म के गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट असार्टमेंट, 2 जीन्स ऑन द डिफरेंट होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, और उन्होंने जैसे एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट किए तो ये 4 किस्म के गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, इससे ये हम कॉन्सेप्ट ये ले रहे हैं कि जैसे जीन लिंकेज क्या होती है, और जीन उसके बाद जैसे दूसरा फिनोमेना इसका जैसे है क्रॉसिंग ओवर, कंट्रास्ट में इसका क्रॉसिंग ओवर। जब जीन से एक दूसरे के साथ लिंक्ड रहेंगे और साथ ही इनहेरिट रहेंगे तो 4 किस्म के जैसे गैमीट्स नहीं बनेंगे। अगर इंडिपेंडेंटली असार्टमेंट ऑफ द जीन्स होगी तो यकीनन उसमें 4 किस्म के गैमीट्स बनेंगे। तो इस हवाले से जो है फर्दर, जैसे मेंडल ने नहीं, फर्दर जो है दूसरे साइंटिस्ट ने जब वर्क किया तो पता चला कि काफी सारी जो ऐसी चीजें हैं जो मेंडल्स के लॉ को ओबे नहीं करते हैं। तो डिटेक्शन ऑफ जीन लिंकेज कैसे कैसे पता चला कि वाकई के क्रोमोसोम कुछ होते हैं ऐसे होते हैं, उनके ऊपर जो जीन्स होते हैं वो साथ रहते हैं, साथ ही इनहेरिट होते हैं। तो हम कहेंगे डिटेक्शन ऑफ द जीन। जीन लिंकेज कैन इजीली बी डिटेक्टेड बाय परफॉर्मिंग टेस्ट क्रॉस बिटवीन 2 जीन पेयर्स। डाई हाइब्रिड के अंदर आप स्टूडेंट्स को याद है जैसे डाई हाइब्रिड का रेशियो हमने पढ़ा था ना, जब जैसे जो भी कोई भी ट्रेट आता है उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, 1:1:1:1 आता है, तो हम कहते हैं कि ये जो है हेट्रोजाइगस से 4 किस्म के गैमीट बने। आप स्टूडेंट्स को याद है। तो इसी तरह से इन सच टाइप ऑफ टेस्ट क्रॉस हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल हमने क्या लिया था? कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, 4 किस्म के गैमीट बने। रिसेसिव पेरेंट कौन से थे? स्मॉल वाई स्मॉल आर। उनके साथ जब आपने क्रॉस कराया तो रेशो क्या आया था? 1:1:1:1। तो यानी ये 4 किस्म के गैमीट बने तभी 1:1:1 आया। अगर ये इसी हेट्रोजाइगस इंडिविजुअल को अगर जैसे रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराएं, अगर ये 1:1:1:1 अगर ना आए तो हमें पता चल जाएगा कि यानी ये क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना नहीं हुआ है। जैसे इसी में से अगर हम कहेंगे 4 किस्म के गैमीट अगर बनते हैं तो 1:1:1:1 आता है। बट अगर 2 किस्म के गैमीट बनेंगे तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, इसको जब रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे तो ये 1:1:1:1 नहीं आएगा। ठीक है, तो वही उसी से पता चला heterozygous individual for 2 traits F1 is crossed with its recessive parent or P1 if all 4 phenotypic combination parental and recombination
एक पेरेंटल आए, जैसे 1:1:1, ये पेरेंटल था, ये पेरेंटल था, और 2 रिकॉम्बिनेंट आए थे, then there would be no linkage. 1:1 in equal ratio, then there would be no linkage between the genes. यानी independent assortment of gene हुई है, no linkage between genes, इसका मतलब है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन हुई है, इसका मतलब है क्रॉसिंग ओवर हुई है। अगर 1:1:1:1 आए तो, इफ रेशियो इज डेविएटेड, यानी अगर ये रेशियो चेंज हो जाए, जैसे ये जो P1 जनरेशन मिली थी क्रॉसिंग ओवर ना हुई हो, तो यकीनन ये गैमीट आएंगे, ये गैमीट आएंगे, इसको रिसेसिव पेरेंट से करें क्रॉस, तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा, डेविएट हो जाएगा। मोर पेरेंटल टाइप्स एंड लेस रिकॉम्बिनेशन अपीयर, एंड दिस इंडिकेट्स द इनकम्प्लीट लिंकेज। जैसे एक कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज का मतलब है व्हेन जीन्स रिमेन लिंक टुगेदर एंड इनहेरिट टुगेदर, तो ये कंप्लीट लिंकेज। अगर जाहिर रेशियो 1:1:1 ना आए तो हम कहेंगे कि ये जीन्स लिंक्ड साथ नहीं थे, इंडिपेंडेंटली असार्ट हो गए, इस वजह से रेशियो जैसे इंडिपेंडेंटली असार्ट हो गए तो ये 1:1 आया। जब ये इस तरह से नहीं साथ रहे तो रेशियो मीन्स चेंज आता है। यही सेम इसके अंदर 4 किस्म की गेमीट, यही सेम इसके अंदर 2 किस्म की गेमीट। सो बट ओनली इफ द पेरेंटल आई दिस इज कॉल्ड कंप्लीट लिंकेज। जैसे आप देखें ना, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर, इसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे तो जनरेशन हमें पेरेंटल मिलेगी, यानी येलो राउंड एंड ग्रीन रिंकल मिलेगी जो पेरेंट वाली थी। रिकॉम्बिनेशन वाली जो न्यू ट्रेड्स हैं, जो 4 जो आ रहे थे वो 2 उसमें नहीं आएंगे। इसका मतलब है कि ये लिंकेज है। अगर 4 किस्म के आए, क्रॉसिंग ओवर है, और डिफरेंट जैसे टेस्ट क्रॉस करने से भी ये पता चल गया था, टेस्ट क्रॉस करने से भी पता चल गया था। उसके बाद नेक्स्ट हम इसी जैसे एक्सपेरिमेंट के हवाले से क्रॉस भी है, जीन लिंकेज जैसे लिंकेज की फर्दर डिटेक्शन की पॉइंट्स है। इन अ टिपिकल डायहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट और टाइट लिंकेज, अनदर टर्म है टाइट लिंकेज और कंप्लीट, inhibits the outcome of recombinant types and disturbs 9:3:3:1 रेशियो ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। जैसे ये तो पी प्लांट के अंदर था ना कि 9:3:3:1 रेशियो आएगा डायहाइब्रिड के अंदर। अगर जो है ये अगर जीन्स इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड ना हो, टाइटली जिस तरह से लिंक्ड हो, इनहेरिट साथ हो, तो यानी 9:3:3:1 रेशियो नहीं आएगा। तो इसी वजह से हमारे एसटीबी के अंदर भी क्लियर लिखा हुआ है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो यूनिवर्सल लॉ नहीं है। वाई? बिकॉज बाकी अदर ऑर्गेनिज्म में ये जो रेशियो चेंज हो जाता है। सो एज अ पेरेंटल कॉम्बिनेशन आर प्रोड्यूस्ड इन 3:1 कॉम्बिनेशन। कैसे 3:1 हम आते हैं? टू सी द लिंकेज बिटवीन जीन अफेक्ट्स द इनहेरिटेंस ऑफ 2 डिफरेंट रेट। और मॉर्गन ने जो ड्रोसोफिला पे ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, और उसका जो है 3 रेशियो कहते हैं कि 1 में जो 3:1 में ये पॉइंट आई थी। 3:1 कैसे आए थे हम डिस्कस करते हैं। तो टीएच मॉर्गन ने क्या किया था? टीएच मॉर्गन ये जैसे ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किए थे, यानी पी प्लांट पे तो ग्रेगर जहान मेंडल की, टीएच मॉर्गन इन्होंने ड्रोसोफिला 85 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग थ्रेड्स इन अ फ्रूट फ्लाई, और टू ऑफ देम वर विंग लेंथ एंड विड्थ ऑफ एब्डोमेन। जैसे 2 ट्रेट ऐसे लिए उसने, जैसे आपको पता है कि मेंडल ने पी प्लांट के 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक थे, जिसमें येलो राउंड 2 ले रहे थे। इसी तरह से इसने क्या किए, एक विंग की लेंथ और दूसरी विड्थ ऑफ एब्डोमेन। विंग की लेंथ ड्रोसोफिला के अंदर 2 किस्म की, एक लॉन्ग विंग की जो फ्रूट फ्लाई है, और दूसरी है शॉर्ट विंग की फ्रूट फ्लाई होती है, जिसे वेस्टिजियल विंग्स कहते हैं। इसी तरह से एक जो एब्डोमेन के हवाले से भी 2 है, एक है ब्रॉड एब्डोमेन वाली फ्रूट फ्लाई है, और दूसरी है नैरो एब्डोमेन वाली फ्रूट फ्लाई है। तो लॉन्ग विंग जो है, लॉन्ग विंग वो डोमिनेंट है, ब्रॉड एब्डोमेन डोमिनेंट फीचर है। और इसी तरह से ये एनटीबी की पॉइंट है। एसटीबी में इसका कोई और एग्जांपल है, दूसरा एग्जांपल है ग्रे बॉडी कलर वेस्टिजियल विंग्स। आपने पढ़ा है नॉर्मल विंग्स, वेस्टिजियल विंग्स, ग्रे बॉडी कलर एंड ब्लैक बॉडी कलर। तो इसी तरह से देखें इसमें 85 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग थ्रेड्स हैं। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है एनटीबी के अंदर समवॉट डिफरेंट है, एसटीबी में आपने अलग पढ़ा था, ये ट्रेड जो है डिफरेंट है। ब्रॉड एब्डोमेन डोमिनेंट है एंड ओवर नैरो एब्डोमेन तो उसका जो है स्मॉल ए से एक्सप्रेस करते हैं। और लॉन्ग विंग का जो जीन है कैपिटल वी जी, और स्मॉल जिसे वेस्टिजियल विंग्स आर स्मॉल वी स्मॉल जी है, ये कैपिटल वी और स्मॉल जी है।
Morgan cross a fruit fly with long wings and broad abdomen with having vestigial wings and narrow abdomen. F1 offspring had long wings with the broad abdomen. जैसे आपको पता है कि कोई भी दो ट्रेट हम लेते हैं प्योर ब्रीडिंग, उनको रिसेसिव पेरेंट्स से क्रॉस करते हैं, F1 जनरेशन आती है, वो F1 जनरेशन डोमिनेंट फीचर की आती है, हेट्रोजाइगस फॉर्म में आती है। वही सेम बात है, यानी पहली जनरेशन कौन सी आई? पहली जनरेशन आई जिसमें लॉन्ग विंग्स एंड ब्रॉड एब्डोमेन वाली आई, बट 100% यही आई फीचर और हेट्रोजाइगस में थी। जिस तरह से दूसरे डायहाइब्रिड क्रॉस हैं, बिल्कुल इसी तरह से यही सेम डायहाइब्रिड क्रॉस था, बट देन द टू ऑफ दीज फ्लाइज वर मेटेड, देन ऐसी दो हेट्रोजाइगस जो फीचर वाली थी उनको आपस में क्रॉस कराया गया। जैसे P2 जनरेशन हम बनाते हैं, P2 जनरेशन में क्या होता है, F1 को F1 के साथ क्रॉस करते हैं, तो यही जो है P2 जनरेशन होती है, देन उसमें F2 जनरेशन हमें मिलती है। इन द F2 जनरेशन अबाउट 3/4 ऑफ स्प्रिंग हैड लॉन्ग विंग्स एंड ब्रॉड एब्डोमेन एंड 1/4 ऑफ टोटल वेस्टिजियल विंग्स एंड हैड अ नैरो एब्डोमेन। तो आपको पता है कि जैसे बाकी पी प्लांट के अंदर हमने डायहाइब्रिड क्रॉस किए थे, तो उसकी F2 जनरेशन थी, F2 जनरेशन वो 9:3:3:1 आ रही थी। अब यहाँ पे क्या आ रही है, F2 जनरेशन 3:1 आ रही है, यानी डेविएशन हुई है, चेंज हुई है, तब्दीली हुई है। वाई? ये क्यों हुई है? वाई? बिकॉज इस वजह से कि ये जीन्स, अगर इनके जीन्स साथ रहते हैं और साथ ही इनहेरिट होंगे तो F2 जनरेशन 3:1 आती है। अगर इंडिपेंडेंट असार्टमेंट ऑफ जीन्स होंगे तो मींस 9:3:3:1 होगा, तो 9:3:3:1 होगा। यही बात जो थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस की थी, तो 9:3:3:1 होगा। ठीक है, तो यानी ये डेविएशन हुई। तो इस क्रॉस को जैसे अगर हम करना चाहें क्रॉस को, तो ये हमने जैसे पॉइंट्स बनाई हैं। अगर आप जैसे लॉन्ग विंग, जैसे पेरेंट्स हैं लॉन्ग विंग एंड ब्रॉड एब्डोमेन जैसे डोमिनेंट है, और वेस्टिजियल विंग और नैरो एब्डोमेन जैसे जैसे रिसेसिव फीचर है। हमने यहाँ पे जैसे स्मॉल जी था ना, उसको नहीं लिखा ताकि स्टूडेंट को समझ में आ जाए। कैपिटल वी जो है ये लॉन्ग विंग के लिए, और कैपिटल ए जो है ब्रॉड एब्डोमेन के लिए, और इसका रिसेसिव फॉर्म यकीनन स्मॉल वी और स्मॉल ए होगा। कैपिटल वी, कैपिटल ए, ये जो है लॉन्ग विंग एंड ब्रॉड एब्डोमेन के लिए है, और स्मॉल वी स्मॉल ए जो होता है वेस्टिजियल विंग के लिए है, वेस्टिजियल विंग के लिए। तो आपको पता है कि उसके बाद जो गैमिट्स बनेंगे कैपिटल वी कैपिटल ए, कैपिटल वी कैपिटल ए, और स्मॉल वी स्मॉल ए, जिसे आप करते हैं क्रॉस वही सेम है जैसे येलो राउंड वाली, वही सेम बात है। उसके बाद जो F1 जनरेशन आती है, F1 जनरेशन आपको पता है हेट्रोजाइगस में आएगी, कैपिटल वी कैपिटल ए स्मॉल वी स्मॉल ए जिस तरह से आती है। तो ये लॉन्ग विंग्ड ब्रॉड एब्डोमेन, ये भी लॉन्ग विंग्ड ब्रॉड एब्डोमेन है, ये भी लॉन्ग विंग्ड ब्रॉड एब्डोमेन। फर्क ये है कि ये हेट्रोजाइगस है और वो होमोजाइगस है, ये हेट्रोजाइगस है और ये जो है होमोजाइगस है। उसके बाद आपको पता है P2 जनरेशन हम बनाते हैं, P2 जनरेशन में क्या करते हैं, F1 को F1 के साथ क्रॉस कराते हैं। बट यहाँ पे दो सिचुएशन, अगर जीन्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं, लिंक्ड जीन्स हैं, तो 9:3:3:1 रेशियो नहीं आएगा F2 जनरेशन में। अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो मींस 9:3:3:1 रेशियो आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे जैसे P2 जनरेशन F1 को F1 के साथ क्रॉस किया गया है, और जीनोटाइप क्या है, कैपिटल वी कैपिटल एस, और देन स्मॉल वी स्मॉल ए, उसको इसी सेम क्रॉस कराया गया है। बट यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। जैसे आपको पता है कि आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कैपिटल वाई कैपिटल आर, अगर ये इसी में से क्रॉसिंग ओवर होती है तो चार किस्म के, वरना कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर दो किस्म के गेमिट्स बनेंगे। तो वही सेम सिचुएशन है कि अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो कैपिटल वी कैपिटल ए स्मॉल वी स्मॉल ए बनेगा, और ये कैपिटल वी कैपिटल ए स्मॉल ए बनेगा। कैपिटल वी स्मॉल वी स्मॉल ए। ठीक है, दो किस्म के गेमिट। अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो यकीनन कितने, चार किस्म के गेमिट, जिसमें 16 कॉम्बिनेशन 9:3:3:1 रेशियो आता है। बट यहाँ भी क्या है, यहाँ भी अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है तो यही सेम पुनेट्स स्क्वायर है, ये पुनेट्स स्क्वायर है, ये पुनेट्स स्क्वायर है, जिसमें ये जो है ये मेल गेमिट्स हैं, आप जो मेल गेमिट्स लिखते हैं, और ये जो है फीमेल गेमिट्स हैं, जिसमें कैपिटल वी कैपिटल ए और स्मॉल वी स्मॉल ए। तो कैपिटल वी कैपिटल ए स्मॉल वी स्मॉल ए, ये मेल गेमीट और ये फीमेल गेमीट जैसे होते हैं। तो इनका क्रॉस करने से ये देखें कैपिटल वी कैपिटल ए कैपिटल वी कैपिटल ए, तो यानी ये कौन सी जैसे ड्रोसोफिला है, ये ड्रोसोफिला है, जैसे
लॉन्ग विंग कैपिटल वी, एंड कैपिटल ए मौजूद है ब्रॉड विंग्ड, तो ये लॉन्ग लॉन्ग विंग्ड एंड ब्रॉड जैसे एब्डोमेन वाली जो है ये फ्रूट फ्लाई हुई। इसी तरह से कैपिटल वी कैपिटल ए को स्मॉल वी ए से क्रॉस कराएंगे तो यकीनन कैपिटल वी कैपिटल ए स्मॉल वी एंड स्मॉल ए आ जाएगा। ये हेटेरोजाइगस में अगेन जैसे ये भी लॉन्ग विंग्ड एंड ब्रॉड एब्डोमेन है, ये भी सेम आएगा लॉन्ग विंग्ड ब्रॉड एब्डोमेन, बट ये स्मॉल वी स्मॉल ए और ये स्मॉल ए, तो स्मॉल वी स्मॉल ए स्मॉल ए ये क्या होंगे, ये वेस्टिजियल विंग्स, ये वेस्टिजियल्स है जो नैरो एब्डोमेन है। बाकी ये तीनों जो है ये कौन से हैं, ये लॉन्ग विंग है और ये भी लॉन्ग विंग इसमें मौजूद है, इसमें भी लॉन्ग विंग मौजूद है, प्लस में ब्रॉड एब्डोमेन है, इसमें भी ब्रॉड एब्डोमेन है, इसमें भी ब्रॉड एब्डोमेन है। रेशो क्या आया, रेशो आया 3:1 आया, रेशो क्या आया 3:1 आया। 3 कौन से 3 आए, लॉन्ग विंग एंड ब्रॉड एब्डोमेन। एक क्या आया, एक आया जैसे बिल्कुल इसका कंट्रास्ट वेस्टिजियल विंग्स एंड जैसे वेस्टिजियल विंग एंड नैरो एब्डोमेन आया। तो यानी बजाय वो F2 जनरेशन के अंदर 9:3:1 आना था, अब ये रेशो कितना आया, अब ये रेशो आया 3:1 आया। यही तो पॉइंट बताई गई है कि जैसे अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो F1 जनरेशन को F1 के साथ क्रॉस कराएंगे तो F2 जनरेशन जैसे आई है 3:1। अगर क्रॉसिंग ओवर होती 4-4 किस्म के गेमिट्स बनते तो मीन्स रेशो आता कितना, रेशो आता यकीनन 9:3:1 आता। ये सब क्यों हुआ, वाई, बिकॉज क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई और जीन्स एक दूसरे के साथ क्रोमोसोम पे लिंक्ड रहे और इनहेरिट भी साथ हुए तो रेशो आया 3:1। और अगर क्रॉसिंग ओवर होती इंडिपेंडेंट असाइनमेंट ऑफ जीन्स होता तो 9:3:1 रेशो आता। ठीक है, बिकॉज ये एनटीबी का एग्जाम्पल है और एसटीबी के अंदर जैसे आपने देखा है कि और एग्जाम्पल है, इसी जगह पे और एग्जाम्पल है, एक बॉडी कलर है और दूसरा ट्रेड जो लिया था वो विंग्स की लेंथ का लिया था। बहरहाल हम ये एनटीपी पढ़ रहे हैं बिकॉज एसटीपी के अंदर तो बहुत ही कम फीचर्स हैं। इसी तरह से जो टेस्ट क्रॉस कराया था ना, टेस्ट क्रॉस, इसका भी एक टेस्ट क्रॉस कराया था। जैसे आपको पता है कि जो F1 जनरेशन आती है उसको रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस कराते हैं, उससे टेस्ट क्रॉस करते हैं। F1 जनरेशन आई थी कैपिटल वी कैपिटल ए स्मॉल ए, रिसेसिव पेरेंट है स्मॉल वी स्मॉल वी स्मॉल ए स्मॉल वी स्मॉल ए। तो इसके जो गैमीट्स बनेंगे तो एक कैपिटल ए बना और दूसरा स्मॉल वी स्मॉल ए बना और इसमें जैसे स्मॉल वी एक ही किस्म के गैमीट्स हैं, एक ही किस्म के गैमीट्स हैं। तो अगर हम इसको क्रॉस कराएं, आइदर 2 लिखें या 4 लिखें, बात एक ही है, 2 लिखें या 4 लिखें बात एक। इसमें जैसे स्मॉल वी स्मॉल ए कर दें, जैसे ये स्मॉल वी स्मॉल ए कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, कैपिटल वी और स्मॉल कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल वी कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल वी स्मॉल ए स्मॉल वी स्मॉल ए स्मॉल ए 50-50% आए। जैसे स्मॉल वी पढ़ा है तो आपको पता है स्मॉल वी किसके लिए है, स्मॉल वी वेस्टिजियल विंग्स के लिए, वेस्टिजियल विंग्स, स्मॉल ए किसके लिए, नैरो एब्डोमेन के लिए, कैपिटल वी जैसे लॉन्ग विंग्स के लिए, और जैसे कैपिटल ए किसके लिए होता है, कैपिटल ए जो है आपको पता है कि ब्रॉड एब्डोमेन के लिए। 50-50% हेटेरोजाइगस में रिजल्ट आएगी। टेस्ट क्रॉस उन्होंने करके देखा कि जैसे ये वाकई एक्यूरेट है या नहीं है, एक्यूरेसी को चेक करने के लिए टेस्ट क्रॉस कराया जाता है। तो वाकई ये हेटेरोजाइगस है, पहले देखा कि वाकई हेटेरोजाइगस फॉर्म आया या नहीं, तो टेस्ट क्रॉस करके देखा, उसी हेटेरोजाइगस को देन जो हेटेरोजाइगस से ही क्रॉस कराया तो जाके जो F2 जनरेशन उन्होंने ली थी तो उसका जो रेशो आया था वो 3:1 आया था। तो इस तरह से टेस्ट क्रॉस करके चेक किया था कि वाकई ये हेटेरोजाइगस फॉर्म है, उसके लिए टेस्ट क्रॉस कराया तो 1:1 जैसे हाफ आए थे। देन उसको जो है जो हेटेरोजाइगस फॉर्म था उसी हेटेरोजाइगस से क्रॉस कराया तो रेशो आया 3:1। तो उन्होंने कहा कि ये जो है लिंकेज है, लिंकेज का फिनोमिना है, इसमें कोई भी क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई है, ये लिंकेज का फिनोमिना है, ये लिंकेज का फिनोमिना है। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो क्रॉसिंग ओवर की है। जैसे आप
देर पहले डायग्राम देखी क्रॉसिंग ओवर के हवाले से कि जैसे एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट होती है जिसके रिजल्ट में रिकॉम्बिनेंट जैसे गैमीट्स जो बन रहे हैं, जैसे एक पेरेंटल होते हैं दूसरे रिकॉम्बिनेंट होते हैं। तो एक क्रॉसिंग ओवर जैसे सब्सिक्वेंट एक्सपेरिमेंट, यानी आगे जैसे एक्सपेरिमेंटेशन बढ़ती जाती है, जैसे एक चीज कोई डिस्कवर होती है तो फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन demonstrated that the process which is responsible for the recombination of the linked genes is called the crossing over। यानी जैसे एक लिंक्ड जीन्स से तो उसमें रेशो 3:1 आ रहा था, जब 9:3:1 आया था ये क्यों हुआ? वाई? बिकॉज ऑफ क्रॉसिंग ओवर। सो इन क्रॉसिंग ओवर एक्सचेंज ऑफ maternal and paternal chromated parts occurs while homologous chromosomes are paired during the prophase 1 of the meiosis 1। उसके अंदर जैसे एसटीडी के अंदर चैप्टर 7 के अंदर थोड़ा बहुत आपने यकीनन पढ़ा होगा म्यूसिस 1, जिसके अंदर ये क्रॉसिंग ओवर के फिनोमेना होते हैं। तो द रिकॉम्बिनेशन क्रोमेटिड्स रिजल्टिंग फ्रॉम द क्रॉसिंग ओवर may bring allele together in a new combination, so when they are disturbed in the different gametes a wide variety of gametes are produced। तो जाहिर है जब क्रॉसिंग ओवर होगी तो उसमें वाइड वैरायटी की मीनिंग है 4 किस्म के गेमिट्स। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो उसी हेटेरोजाइगस फॉर्म के अंदर 2 किस्म के गेमिट्स बनते हैं। So therefore crossing over leads to the recombination of genes and thus responsible for the genetic variability and sexually reproducing organism। The percentage of crossing over and recombination frequency helped in the locating the genes on the chromosome, determining their sequence and preparation of the chromosomal maps। फर्दर जो क्रॉसिंग ओवर हुई है तो इस तरह से और रिसर्च आगे बढ़ी। तो जस्ट एक क्रॉसिंग ओवर की सिग्निफिकेंस जस्ट यहाँ इस पॉइंट पे ये है कि अगर क्रॉसिंग ओवर होती है तो 4 किस्म के गेमिट्स बनते, रिकॉम्बिनेंट्स भी उसमें आते, वरना पेरेंटल आते। क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो जस्ट पेरेंटल वो आते हैं। ठीक है, यही पॉइंट्स थे इसमें इस पैरा के अंदर। और बाकी तो ये सेक्स लिंकेज है, उसकी जो डेफिनेशन है, traits controlled by alleles on the same chromosome are said to be sex linked and phenomena is called sex linkage। Allele that is one on the sex chromosome is called the X linked and allele that is on the Y chromosome is called the Y linked। जैसे sex linked X linked आपने पढ़ा है, X linked जैसे ड्रोसोफिला के अंदर आपने पढ़ा था, ड्रोसोफिला के अंदर क्रॉसेस भी किए थे आपने आई कलर के हवाले से, रेड एंड वाइट कलर की। इसी तरह से ह्यूमन बीइंग के अंदर आपने पढ़ा, ह्यूमन बीइंग के अंदर कलर ब्लाइंडनेस है, ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, हीमोफिलिया भी है। तो यानी ऐसे ट्रेड्स आर कैरेक्टरिस्टिक हैं तो वो बॉडीली ट्रेड्स हैं जो ऑटोसोम के जरिए इनहेरिट होनी चाहिए, बट दे आल्सो इनहेरिट थ्रू द सेक्स क्रोमोसोम। सच इनहेरिटेंस इज कॉल्ड द एक्स लिंक्ड और सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस होती है। तो ये कल हम इसको मजीद डिस्कस करेंगे, कल हम डिस्कस करेंगे। बस आज जैसे दोबारा से थोड़ी देख लें, रिव्यू कर लें कि हमने क्या पढ़ा है, बस पढ़ा क्या है ये देख लें थोड़ी चीज। एक हमने क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना पढ़ा है। क्रॉसिंग ओवर की मीनिंग होती है एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट। जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम बन जाते हैं, अगर नहीं होती है तो वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होते हैं। जैसे हमने पढ़ा कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, ये जो है नॉन रिकॉम्बिनेंट है। बट जैसे आपने देखा कैपिटल वाई स्मॉल आर और स्मॉल वाई कैपिटल आर जो है रिकॉम्बिनेंट है, तो ये रिकॉम्बिनेंट क्रोमोसोम। तो इस अमल को हम कहेंगे ये क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर होती है तो यानी वाइड वैरायटी ऑफ गेमिट्स बनते हैं, अदरवाइज गेमिट्स नहीं बनते। जैसे आपने ये देखा कि जैसे अगर ये लिंकेज है तो गेमिट्स जस्ट 2 किस्म के बनते हैं, अगर लिंकेज नहीं होती है क्रॉसिंग ओवर होती है तो 4 किस्म के गेमिट। लिंकेज है तो ए बी, एक क्रोमोसोम ए बी बना और दूसरा क्रोमोसोम ए बी बना। इसी तरह से जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो ए बी भी क्रोमोसोम है, और इसी तरह से स्मॉल ए बी, और इसी तरह से स्मॉल ए कैपिटल बी, और इसी तरह से कैपिटल ए एंड स्मॉल बी 4 किस्म की बने। वरना अदरवाइज आपने देखा कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है, लिंकेज होती है तो जस्ट 2 ही किस्म की क्रोमोसोम बनते हैं। इसी तरह एक और जैसे इलस्ट्रेशन आपने पढ़ी थी, टर्म पढ़ा था, सीखा था, एक टर्म सीखा था लिंकेज ग्रुप। लिंकेज ग्रुप की मीनिंग होती है कि कुछ जो जीन्स ऐसे होते हैं वेरी क्लोजली रहते हैं क्रोमोसोम पे और इनकी इनहेरिटेंस भी साथ होती है। अगर क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी तो इनकी इनहेरिटेंस भी साथ होती है। तादाद कितनी होती है लिंकेज ग्रुप की? जो जिस भी ऑर्गेनिज्म का हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है, तो यानी हम ये ऐसे ही कहेंगे कि उसके अंदर एक क्रोमोसोम पे एक लिंकेज ग्रुप होता है। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है उतने ही लिंकेज ग्रुप होते हैं। डेफिनेशन वाइज अ सेट ऑफ जीन्स at different loci on the same gene that except for the crossing over
tend to be inherited together. Further explanation में linkage group refers to a group of genes which are present in one chromosome. In other words, all those genes which are located in one chromosome, तो उससे हम कहेंगे linkage. Chromosome constitute one linkage group. Number of linkage groups is limited in each individual. Maximum number of linkage group is equal to the haploid chromosome number of organism. तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे ड्रोसोफिला है या इसी तरह से गार्डन पी है, उसके अंदर जैसे ह्यूमन बीइंग है तो उसमें हाफ और हेप्लॉइड नंबर इतने ही लिंकेज ग्रुप होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ा है। कल मजीद हम डिस्कस करेंगे, अभी आपकी फिजिक्स की क्लास है और कल जो हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। सी यू बाय।